चलिए सो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर अपना शुरू किया था हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपल्सरी चैप्टर है, बोर्ड में आएगा ही आएगा। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक डायग्राम था, उस डायग्राम को देख के हमने समझा था कि क्या बोला था उस डायग्राम को बनाने वाले ने, यानी कि उस आर्टिस्ट ने अपनी उस आर्ट के बारे में उसका क्या कहना था, वो क्या चाहता था कि कैसा होना चाहिए हमारी कंट्री को या हमारे वर्ल्ड को। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे अगर देखा जाए तो नेशनलिज्म यूरोप के अंदर जो स्टार्ट हुआ था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुआ था। लास्ट ईयर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, यस वही था जो जहां से स्टार्ट हुआ था ये वाला आइडिया। क्लियर है? अब नेशनलिज्म इन यूरोप जो 1789 के अंदर शुरू हुआ था, सबसे पहला एक्सप्रेशन जो था ये हम लोगों को फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला था। डिमांड क्या थी इनकी? मोनार्की हटा दो, डेमोक्रेसी ले आओ। ठीक है, चेंजेस बेसिकली क्या क्या आए थे? ला पैत्रे का एक आइडिया आया, यानी कि फादरलैंड आप जहां रह रहे हो उसकी इज्जत करो। इसके अलावा में ली सिटिजन, यानी कि आप जहां के सिटीजन हो आपके पास वहां पे राइट्स होने चाहिए। इसके अलावा में पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, आपके मोनार्की यानी कि आपके राजा के हाथ से पावर निकल करके अब आम इंसानों के हाथ में आ गई थी। इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, नेशनल एंथम, ओथ्स टेकन, कस्में खाई गई, नए झंडे बनाए गए, नए नेशनल एंथम लिखा गया, फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज। सो ये सारे के सारे हमारे मेजर चेंजेस थे जो नेशनलिज्म इन यूरोप में हुए थे, के टाइम पर हुए थे। स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम द नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल कॉमन लोगों ने खुद ने चूज किया और नाम रखा उसका नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो हटा दी गई थी। वेट्स और मेजर का एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया था कि आप जितना भारी सामान लेके जाओगे या जितना बड़ा सामान लेके जाओगे या जितनी मेजरमेंट ज्यादा होगी आपको उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेस पे करने हैं। फ्रेंच आर्मी जो थी अब इस आइडिया को बाकी कंट्रीज में लेके जाने लग गई थी, जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड कुछ इटली की जगह। ठीक है, सो ओवरऑल मिशन जो था इन लोगों का वो सिर्फ इतना था कि यहाँ से इन लोगों को छुटकारा दिलाना एक तरीके से, जो ये बंदी बन के रह रहे हैं, यानी कि ये किसी के अंडर रह रहे हैं। ठीक है, आती है बात समझ में? अब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने अचीव कर लिया था, यानी कि ये जो लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था उन्होंने ये कहीं ना कहीं अचीव कर लिया था। फिर मैंने आपको क्या बताया था, 1789 में ये इन्होंने अचीव किया था। 1789 लास्ट ईयर अगर आपने पढ़ा हो तो आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 वही थी डेट। सो अल्टीमेटली 1789 से लेकर 1799 तक इन लोगों ने खूब मजे किए, जिंदगी इनकी सुखी बीत रही थी। इतने में एंट्री जो होती है वो होती है मिस्टर नेपोलियन की। ये बात शायद मैंने बताई थी लास्ट क्लास के अंदर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो मैंने बोला था एक बार जरा उसको नोट डाउन भी कर लेते हैं सो दैट हमको याद रहेंगी चीजें। सो आई कैन से कि इन 1799 नेपोलियन came and again seized political powers। ठीक है, इसने आके बोला कि 10 साल जिंदगी जी ली ना, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं जीनी आप लोगों को। अब एक काम करो, मैं पॉलिटिकल पावर दोबारा सीज कर रहा हूं, अब सब मेरे हाथ में है दोबारा से। लेकिन ये कहीं ना इसने जो किया था उसमें कुछ चीजें अच्छी भी थी हमारे लोगों के लिए, यानी कि पीपल वहां के रहने वाले लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, और कुछ चीजें उनके लिए बुरी भी थी, यानी कि उनके सिटीजन्स के हक में भी कुछ चीजें थी और सिटीजन्स को अपोज करने वाली भी कुछ चीजें थी। सो यस, नेपोलियन जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो हाफ हीरो हाफ विलन का रोल प्ले कर रहा था। ये कहीं ना कहीं हीरो भी था, कहीं ना कहीं विलन भी था। अब हीरो, इसका मतलब इसने बोला क्या? देखो हीरो कैसे बनाई है वो आपको बताता हूं। अभी जब ये आया नेपोलियन 1799 में आया, 5 साल तक इसने वहां पे एक तरीके से रूल किया, 5 साल तक इसने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली। एंड इन 1804 को इसने एक कोड कंडक्ट किया जिसका नाम था द सिविल कोड ऑफ 1804। It is also known as Napoleon Code। ठीक है, इसने अपना एक कोड यहां पर स्टैब्लिश किया। कोड स्टैब्लिश करने का मतलब है अपना इसने कुछ रूल्स यहां पे स्टैब्लिश किए।
बच्चों रूल्स एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या? अब ये राजा बन गया एक तरीके से, मतलब वहां पे आकर के इसने सारी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली, तो अब सारी चीजें इसके हाथ में थी, तो इसने अपने हिसाब से कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, इसने अपने हिसाब से कुछ रूल्स बनाए और उन सारे के सारे रूल्स को इसने नाम दिया सिविल कोड। ठीक है, 1804 में स्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए एक सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन ने स्टैब्लिश किया था, इसीलिए दूसरा नाम नेपोलियन कोड। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेपोलियन कोड स्टैब्लिश हुआ विद सम बेनिफिट्स as well as some cons। ठीक है, इसमें कुछ प्रोज भी थे, कुछ कॉन्स भी थे, यानी कि कुछ अच्छाइयां भी थी और कुछ बुराइयां भी थी। अब अच्छाइयां क्या क्या थी, एक बार जरा पहले उन पे गौर करते हैं। अच्छाइयां मैंने आपको बताया था, इसने सबसे पहले एक लॉ एस्टैब्लिश किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप लॉ के सामने सारे के सारे इक्वल हो, किसी को कोई एडिशनल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, जो कि पहले था प्रिविलेज बाय बर्थ। पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट ईयर फ्रांस के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि फ्रांस में जो कैटेगराइज था, जो सोसाइटी कैटेगराइज थी, वो 3 स्टेट्स में थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी, इन दोनों को बहुत सारे क्या दिए जाते थे, इन दोनों को बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए जाते थे। इसने पहली बात तो वो हटा दिए, जो पहले ही 1789 का रेवोल्यूशन हटा चुका था, इसने वो कंटिन्यू रखा कि ठीक है मैं नहीं दूंगा। तो इसके सिविल कोड के जो बेनिफिट्स थे, सबसे पहला बेनिफिट आया एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इसने इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया। इसके अलावा में राइट टू प्रॉपर्टी, बच्चों अगर याद करो तो जो इसमें कैटेगराइज है, यानी कि सोसाइटी डिवाइडेड है, मतलब लास्ट ईयर जो पढ़ा था आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट, उसमें जो थर्ड स्टेट था उनके पास अपने घर भी ज्यादातर नहीं हुआ करते थे, तो यहाँ पे इसने राइट टू प्रॉपर्टी का एक इस कोड में इसने बोला कि सबको अपनी प्रॉपर्टी का हक है, यानी कि सबको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी। आती है बात समझ में? आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हार्डली मैटर्स, लेकिन आपके पास अपनी प्रॉपर्टी लेने का आपको पूरा हक है। आती है बात समझ? इसके अलावा में फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? बंदी बना के, यानी कि किसी को जबरदस्ती काम करवाना अपने अंडर, वो सारा का सारा इसने अबॉलिश कर दिया। फ्रीड peasants from serfdom। ठीक, इसने peasants कौन थे? जो थर्ड कैटेगरी थी, यानी कि थर्ड स्टेट। ठीक है, जो बंदी होते हैं, जो किसी के प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। प्रेशर यानी मान लो किसी इंसान ने किसी अमीर से, मतलब एक आदमी ने एक अमीर इंसान से कुछ लोन ले लिया, अब वो लोन बेसिकली वो चुका नहीं पाया, यानी कि लोन को रीपे नहीं कर पाया और वो मर गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हुआ क्या, अब जिसने पैसे लेने थे उसने क्या बोला कि अब जो मर चुका है उसकी फैमिली में से कोई भी मेरे यहाँ काम करेगा और मेरा लोन जो है मुझे रीपे करेगा। तो ये क्या था, ये एक तरीके से उसने उनको क्या कर लिया, जबरदस्ती काम करवाया। तो ये जो जबरदस्ती वाला सिचुएशन जो होती है, इसे बोला जाता है सर्फडम। क्लियर है? सो अल्टीमेटली अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को समझो, इनका मतलब अगर आसान भाषा में बोला जाए, फ्री पीपल फ्रॉम वर्किंग फॉर रिच पीपल। लोगों को आजाद करवाया, अमीरों के घर में जो लोग काम करते थे जबरदस्ती। ठीक है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो एक अलग बात है, वो तो उनकी जॉब है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती काम कर रहा है तो उनको आजाद करवाया। क्लियर है? इसके अलावा में अगर देखा जाए तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस, वर रिमूव। बच्चों गिल्ड रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना आपके पास, गिल्ड का मतलब होता है ट्रेड।
सो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इसने हटा दी, जिसको जहां ट्रेड करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर किसी को ट्रेड करने का पूरा पूरा हक है। ट्रांसपोर्टेशन and communication system were improved। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कर दिया गया, इम्प्रोवाइज कर दिया गया, सो दैट कोई भी इजीली ट्रेड करने के लिए जा पाए, कोई भी इजीली उसे यूज कर पाए। क्योंकि देखो इसको ये चीज पता थी कि अगर इसको बहुत लंबे टाइम तक इस कंट्री में रहना है और रूल करना है तो इसको कहीं ना कहीं सिटीजन्स की बात को थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। देखो अगर सिटीजन खुश ही नहीं है तो वो दोबारा रेवोल्यूशन पे उतरेंगे। किया था ना जिस टाइम पे लुई 16 था, भाई लुई 16 यानी कि 16 पीढ़ियों से वो लोग राज कर रहे थे मिनिमम, उससे पहले कोई था तो एक अलग बात है, लेकिन वो 16 पीढ़ियों से राज कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अगेंस्ट भी लोगों ने रिवॉल्यूशन किया ना, और कामयाब भी हुए, यानी कि सक्सेसफुल भी पूरे थे। तो इसको ये चीज पता थी कि अगर मैंने भी वही गलतियां करी तो अब ये लोग जो पढ़े लिखे हैं ये मेरे अगेंस्ट भी रिवॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप जिसके बारे में जिसलिए आपने रिवॉल्यूशन किया था, मैं वो सारी चीजें दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर मेरे हाथ में रहेगी, ठीक है। सो लोग कहीं ना कहीं खुश थे कि हाँ ठीक है यार, बढ़िया बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमको चाहिए वो तो मिल ही रहा है ना। पॉलिटिकल पावर का हम क्या करें, एक बात सोचो, अगर मान लो पॉलिटिकल पावर लोगों के हाथ में होती और ये सारे काम अच्छे कर रहा होता तो भी लोग इसको जिता करके बना देते राजा, तो भी लोग इसको जिता करके असेंबली का मेयर वेयर कुछ ना कुछ बना देते, यानी कि पॉलिटिकल पावर अल्टीमेटली तब भी इसके हाथ में जाती। तो इसने यहाँ पर ये एक चीज बोली कि कोई इलेक्शंस नहीं, कुछ नहीं, पॉलिटिकल पावर मेरे हाथ में रहेगी, लेकिन हाँ मैं आपकी सारी जरूरतों का ध्यान रखूंगा। तो इसने सारी चीजों को पूरा किया, ठीक है। बट जब ये सारी चीजों को पूरा कर रहा था, ये कह रहा था ट्रेड करो जितना करना है, जितना कमाना है कमाओ, ट्रांसपोर्टेशन करो जितना करना है, सबको इक्वल राइट्स है, सब कुछ है। उस टाइम पे इसने, अब मैंने बोला ना हाफ हीरो हाफ विलन, तो इसने थोड़ी सी, अब इसने अपना थोड़ा सा विलन फेस दिखाया, यानी कि यहां पे मेरे पास आए इसके कॉन्स, ठीक है बच्चों। अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि अब मुझे पैसे भी चाहिए क्योंकि मैं आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूं, तो इसने टैक्सेस बढ़ा दिए, इसने टैक्सेस बढ़ा दिए। इसके अलावा में कुछ लोग थे जो अभी भी इसके अगेंस्ट थे, ठीक है, कुछ लोग अभी भी अगेंस्ट थे, जब टैक्सेस बढ़ गए तो और ज्यादा अगेंस्ट हो गए, तो इसने सेंसरशिप लगा दी। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को कि सेंसरशिप का मतलब है कि आप लोग कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोला तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सेंसरशिप वर इम्पोज्ड, ठीक है। एक जो इसने गलत चीज करी थी और ज्यादा, वो ये थी कि फोर्स टू जॉइन French army. He forced people to join the French army. इसने ये बोला कि अगर आप इस देश के लोग हो और आप लोग यहाँ पे रह रहे हो तो मैं आपकी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी मेल मेंबर्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो सही हैं, सही होने का मतलब क्या है, जो फिट हैं, वो लोग फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था शायद कि साउथ कोरिया के अंदर क्या होता है कि अगर जैसे ही आपकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से की जाती है, वो पता होता है कि उस कंट्री के अंदर कुछ रूल्स हैं। जैसे रूल्स क्या है कि यू हैव टू सर्व योर कंट्री इन आर्मी, आपको आर्मी में सर्व करना ही करना है, चाहे मिनिमम टाइम के लिए करो। दूसरा, यू हैव टू प्ले अ स्पोर्ट फॉर द कंट्री, आपको कंट्री के लिए एक स्पोर्ट भी खेलना है। इससे बच्चों एक ना बहुत अच्छी चीज होती है, जैसे अगर आप देखोगे हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में इट्स आवर चॉइस, हमें आर्मी में जाना है हम जाएंगे, हमें नहीं जाना हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा में स्पोर्ट्स, इट्स आवर चॉइस, हमें जाना है हम जाएंगे, हमें नहीं जाना हम नहीं जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक भी आउटडोर गेम खेलना ही नहीं आता, नॉट इवन अ सिंगल आउटडोर गेम, उनको एक भी आउटडोर गेम खेलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, नहीं खेलना हम लोगों को। लेकिन अगर यही कंट्री प्रेशराइज कर दे कि नहीं भाई खेलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उससे होगा क्या, उनको एटलीस्ट एक गेम खेलना आएगा, पहली बात। दूसरी, गेम्स खेलना हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है क्योंकि एक्सरसाइज होती है, ठीक है। सो यस, हमारी बॉडी को जरूरत भी है उस चीज की। यही रीजन है कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ लोग
अभी भी, मतलब कुछ लोग अभी भी जो फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं उनकी बॉडी में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लग जाती है, वो कम फिट होते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारी कंट्री के अंदर फिलहाल अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं, और इनका रीजन सिर्फ यही है कि हम बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते। ठीक है, सो वो एक अलग चीज है। लेकिन हाँ, इसने क्या बोला कि फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने के लिए सबको फोर्स किया इसने। आती है बात समझ? तो दिस इज द सिविल कोड या फिर दिस इज द नेपोलियन कोड। अगर बाय चांस एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि एक्सप्लेन द सिविल और नेपोलियन कोड, तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ कॉन्स हैं, हम दोनों चीजें बता के कर सकते हैं। इजी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान सा टॉपिक है हम लोगों के पास। चलिए, अब ये जो कोड था ना बच्चों, ये जो सिविल कोड था, ये नेपोलियन बोला कि ये अच्छा है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत अत्याचार कर रहा हूं आपके ऊपर, भाई टैक्सेस ही तो बढ़ाए हैं, कमाओ और दो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेंसरशिप, हाँ मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि मैंने आपका क्या बिगाड़ा। और ज्वाइन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको अपनी कंट्री को भी सर्व करना है। ठीक है, अगर बाय चांस कोई आर्मी में जाएगा ही तो अल्टीमेटली बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा। ठीक, सो ऐसा कुछ करके अब ये वाला जो कोड था ना, ये इसने दूसरे रीजन्स में भेजना शुरू किया। कौन से रीजन्स में? जो फ्रांस के अंडर में थे। ठीक है, जो रीजन्स अभी फिलहाल फ्रांस के अंडर में थे। देखो अभी ना स्टार्ट जो हम लोगों ने चैप्टर किया था वो हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप से किया था। ठीक है, अब हम नेशनलिज्म इन यूरोप को थोड़ी देर बीच में छोड़ करके फ्रांस रेवोल्यूशन पे आ गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे। अब हम पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बार दोबारा से थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद हम वापसी से शिफ्ट होंगे अपने टॉपिक पर, यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप। ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले फ्रांस में हुआ था, फिर यूरोपियन कंट्रीज में बाद में हुआ था। ठीक है, तो ये आउटब्रेक है, तो ये तो समझना ही पड़ेगा। हाँ सर लास्ट ईयर पढ़ा था, हाँ फिर भी थोड़ा बहुत जो हिस्सा है, जो नई चीजें हैं या जो बुक में है वो चीजें तो रिकॉल करनी ही करनी है। इजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यार, अब ये जो आपका नेपोलियन कोड था ना, यानी कि दिस कोड was exported to regions under फ्रांस कंट्रोल या फ्रेंच कंट्रोल। ये कोड उन जगहों पे लेके जाया गया जो रीजन्स अभी फ्रांस के कंट्रोल में थे। ठीक है, फ्रांस के कंट्रोल में क्या क्या था? डच, स्विट्जरलैंड, कुछ पार्ट इटली का एंड जर्मनी। ठीक है, सो ये सारी चीजें, ये सारी जगहें अभी फ्रांस के अंडर में थी, तो उसने अपना ये कोड यहाँ पे भी एक्सपोर्ट किया। इनको भी बोला कि यही सारी चीजें यहाँ पे भी क्या कर रहा हूं मैं, इंपोज कर रहा हूं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे भी माननी पड़ेगी। बच्चों एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, देखो अभी हमारी कंट्री जो है ना बहुत अच्छी सिचुएशन है, मतलब बहुत अच्छा टाइम है जिस टाइम पे आप लोग बॉर्न हुए हो। अगर आप एक चीज देखो कि हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंडर में रही हैं। ठीक है, हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, उससे भी बुरी हिस्ट्री किसी बहुत सारी कंट्रीज की है एक्चुअली। ठीक है, आज भी अगर देखा जाए तो आज भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ देम। ठीक है, पूरा तानाशाह है वहां पर। सो समझ आया यहाँ तक? तो इसने कोड को आगे भेज दिया। ठीक, अब ये आया कब था? डेट्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1789 में। 1799 में कौन आ गया? नेपोलियन। 1804 में इसने क्या दिया? अपना कोड। अब 11 साल इसने यहाँ पे फुल मौज लिया, 11 साल इसने पॉलिटिकल पावर्स को एंजॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन ये बात ना आसपास की कंट्रीज को पसंद नहीं आई। कौन कौन सी कंट्री? फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? याद करो लास्ट ईयर। फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ 3 कंट्रीज और, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। तो ये चारों के चारों मिलकर के कोलैबोरेशन बनाया प्राग। ठीक है, क्या बनाया? प्राग। प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर के किया क्या? इन चारों ने नेपोलियन से लड़ाई करी।
ठीक है, और इन चारों ने मिलकर के लड़ाई करके नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले फ्रांस में रूल किसका था? रूल था लुई 16 यानी कि बर्बन डायनेस्टी। बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था वो। बर्बन बिस्किट जो है वो अल्टीमेटली इसी के नाम पे रखा गया है, अगर आपको ना पता हो तो। बर्बन जो है वो एक फ्रेंच कंपनी है। बर्बन बिस्किट्स जो बनते हैं हमारे, जो हम खाते हैं बर्बन बिस्किट्स जो है, उनका जो बर्बन जो नेम है वो इसी फैमिली के ऊपर रखा गया। सो बर्बन डायनेस्टी जो था, सबसे पहले वो था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आम लोग जो वहां पे मिडिल क्लास लोग थे, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत अगर याद हो तो, वरना अभी हम पढ़ेंगे दोबारा से, जो आम लोग थे उन लोगों ने मिलकर अपनी नेशनल असेंबली बनाई और उनको राजा को गद्दी से हटा दिया और डेमोक्रेसी ले आए। नेपोलियन आया, नेपोलियन ने बोला कि ठीक है राजा हट चुका है, डेमोक्रेसी को हटा दो, पावर मेरे को दे दो, मैं आपका भला करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसपास के जितनी भी कंट्रीज थे उनको ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। क्यों पसंद नहीं आ रही थी? पहला रीजन, क्योंकि इसकी वजह से उनकी डायनेस्टी पे इंपैक्ट आ रहा था। उनकी डायनेस्टी पे इंपैक्ट क्या आ रहा था? लोग अब डिमांड करने लग गए थे। किस चीज को लेकर के? लोग डिमांड करने लग गए थे ये चीज लेकर के कि भाई यहां पे अब अगर इनकी कंट्री में डेमोक्रेसी हो रही है तो हमें भी चाहिए। ठीक है, आसपास की कंट्री के लोगों के मन में भी रेवोल्यूशन, आसपास की कंट्री के मन में भी रेवोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं एक चिंगारी आ चुकी थी। अब इस चीज को देखते हुए कि दोबारा इस कंट्री में ना आ जाए, ये चारों कंट्रियां मिली और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मिलकर के नेपोलियन से लड़ाई करी और नेपोलियन को हरा दिया। ये जो बैटल हुई थी, ये बैटल हुई थी वाटरलू में, इसीलिए इसको बोलते हैं द बैटल ऑफ वाटरलू। सो कब हुई थी बच्चों ये बैटल? अब ये बैटल हुई थी 1815 में। ठीक है, इन बैटल ऑफ वाटरलू बिटवीन नेपोलियन एंड प्राग। अब ये प्राग का मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं जरा। प्राग का मतलब है बच्चों प्रूशिया। ठीक है, सिंगल ऐसा आता बोलो। रशिया, ऑस्ट्रिया, एंड ब्रिटेन। अच्छा, इन लोगों से कहा किसने ये करने के लिए? एक तो इनकी अपनी खुद की कंट्री में इनको डर था कि हमारी कंट्री के लोग भी भड़क जाएंगे इस चीज को देखते हुए, और दूसरा देखना इसमें कंट्री लिखी है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया किसकी ससुराल थी? ऑस्ट्रिया किसके इन लॉज की फैमिली रहती थी? लुई 16। लुई 16 की जो वाइफ थी मैरिया एंटोनियो, वो बेसिकली ऑस्ट्रिया की तो थी। डन। सो इसने हेल्प मांगी उन लोगों से कि भाई मुझे वापसी चाहिए मेरा राजपाट। तो इन्होंने क्या किया? लड़ाई करी, इसको हटाया। इन दिस बैटल प्राग डिफीट्स नेपोलियन and re-establish the Bourbon dynasty by signing Treaty of वेना। ठीक है बच्चों, इस वाली लड़ाई में, ये चाहे प्राग लिखा है मैंने, कटा नहीं हुआ, इस वाली लड़ाई में ये जो प्राग था, यानी कि ये प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन का जो एक कह सकते हो ग्रुप था, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया और दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश किया। मतलब इसको एस्टैब्लिश किया। दोबारा एस्टैब्लिश करने के बाद, एस्टैब्लिश जब उन्होंने किया तो उससे पहले उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना साइन करवाया। नाउ व्हाट इज ट्रीटी ऑफ वेना? ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेना बेसिकली एक तरीके का एक एग्रीमेंट था, जिस एग्रीमेंट के अंडर दोबारा से ये जो बर्बन डायनेस्टी थी वो रिस्टोर हो गई।
ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी, जब आएगा अभी आगे तब बात करेंगे, अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी अब दोबारा रीएस्टैब्लिश हो गई, दोबारा डेट्स रिकॉल करें। 1789 आउटब्रेक फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1799 नेपोलियन आ गया, 1804 कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सिविल कोड आ गया, 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, जहां पे दोबारा से बर्बन डायनेस्टी। तो देख लो हो क्या रहा है, मतलब 1789 से लेकर के 1815 तक, 1815 तक 15 और 11 कुछ 36 इयर्स के अंदर अंदर बर्बन डायनेस्टी दोबारा रीएस्टैब्लिश हो गई। आती है बात समझ में? क्लियर होता है टॉपिक क्या कह रहा है? सो आसान है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। डन। चलो अब एक बार जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी कैसी है आपकी यूरोपियन सोसाइटी? पहली बात, इसके अंदर ना दो कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है दैट इज एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा जो आता है वो आते हैं पीजेंट्री। सॉरी, दूसरे जो आते हैं वो आते हैं पीजेंट्री, ठीक है। एक थर्ड और डेवलप हो गया था, कौन सा हुआ था? फ्रांस में तीसरा वर्ड डेवलप हुआ था, मिडिल क्लास। तो यहां पे भी न्यू मिडिल क्लास। सो देखा जाए तो यूरोपियन सोसाइटी जो है वो इस तरीके से मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री और न्यू मिडिल क्लास। अब अगर देखते हैं यहाँ पे कि एरिस्टोक्रेसी में क्या था। एरिस्टोक्रेसी में बच्चों हाई क्लास लोग रहते थे, हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स, ऊंचे घराने के जमींदार। इसमें कम पॉपुलेशन थी, मतलब एरिस्टोक्रेसी वाले कम लोग थे लेकिन हाई क्लास थे, अमीर लोग थे। डोमिनेटिंग थे, भाई पैसा है डोमिनेट कर सकते हैं। ऑल राइट्स, मतलब मैं उसके हिसाब उस टाइम के हिसाब से बोल रहा हूँ। आज के टाइम पे किसी को पैसा है या नहीं है, नो वन कैन डोमिनेट अनदर मैन, किसी को आप डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऐसा कुछ क्लियर है। पीजेंट्री के बारे में बात करें, सब कुछ उल्टा कर दो यार। लो क्लास लोग हैं, लैंड लेस लोग हैं, जगह नहीं है इनके पास रहने के लिए, किराए पे रहते हैं बेचारे, और कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो एरिस्टोक्रेसी वो था जिनके पास जमीन है, जो हाई क्लास लोग हैं, इसके अलावा में डोमिनेटिंग है और सारे के सारे राइट्स हैं। पीजेंट्री वो था जो लो क्लास है, पहली बात, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, दूसरी चीज, और जिनके पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। फिर यहां से डेवलप हुआ हमारा तीसरा क्लास विच इज कॉल्ड न्यू मिडिल क्लास। बच्चों ये बैठ के खाने वाले हैं और ये काम करने वाले हैं, तो जितना भी प्रेशर है वो सारा इसके ऊपर है। बर्बन डायनेस्टी जब भी था तो उन्होंने सारा बोझ इन्हीं पे थोप रखा था, ठीक है। सो वो तो खैर फ्रांस की बात है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो लेबर क्लास होती थी या लो क्लास जो होते थे, सारा का सारा चांस उन पे होता था, सारे राइट्स हैं इनके पास, इनको टैक्स भी कम देना पड़ता है, इनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और इनको टैक्स देना ही नहीं पड़ता। इनके पास ट्रेड करने का राइट होता है, इनके पास ट्रेड का कोई राइट नहीं होता, इनको इनके अंडर ही काम करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? न्यू मिडिल क्लास ये कौन थे? ये लोग थे पढ़े लिखे लोग, ठीक है, ये लोग थे क्रांतिकारी लोग। डन। इसमें कौन कौन था? इसमें थे इंडस्ट्रियलिस्ट, इसमें थे डॉक्टर्स, टीचर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे लोग थे इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये पढ़े लिखे लोग थे ना, तो पढ़े लिखे लोगों ने अपनी क्या आवाज उठाई? अपनी आवाज इन्होंने ये उठाई कि भाई सुनो, देखो ध्यान से हमारी बात सुनो जरा। एरिस्टोक्रेसी लोग क्या है? इन्होंने बोला जी हाई क्लास लोग हैं। हमने कहा क्या फर्क है? कहते वो पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कहा हम भी पढ़े लिखे हैं। और बोलो, कहते उनके पास पैसे हैं। इन्होंने कहा थोड़े बहुत पैसे तो हमारे पास भी है क्योंकि हम कमा रहे हैं, ठीक है। याद करो जरा, न्यू मिडिल क्लास हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। थर्ड एस्टेट के कुछ लोग थे जो डेवलप हो गए थे, पैसा आ गया था उनके पास, तो यस वही है। इन्होंने कहा थोड़ा बहुत तो हमारे पास भी है, हम भी बिल्कुल गरीब नहीं है, हम भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या फर्क है? अब यहाँ पे जब ये फर्क खत्म होने लग गया ना, तो इन लोगों ने बोला कि इनके पास जो चीजें हैं वो हमारे पास भी है, तो इन्हीं को, सिर्फ इन्हीं को इसलिए राइट्स ज्यादा मिलते हैं, या सारे राइट्स सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये हाई क्लास है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी सिटीजन है इस कंट्री के, इस यूरोप के, तो हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। तो अब इन्होंने कुछ डिमांड करनी शुरू करी। इन्होंने बच्चों क्या डिमांड करनी शुरू करी? इन्होंने अब कुछ डिमांड्स करनी शुरू करी। क्या डिमांड्स थी देखते हैं। जैसे ये जो न्यू मिडिल क्लास था, इस न्यू मिडिल क्लास ने डिमांड करी लिबरल नेशनलिज्म। देखो लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री, फ्री नेशनलिज्म। आपकी सोसाइटी बिल्कुल फ्री होनी चाहिए हर चीज में। आप हर किसी को इक्वल राइट्स दोगे, हर चीज करने में वो इंसान फ्री होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये मांगा। अब इनसे बोला गया कि भाई लिबरल नेशनलिज्म, ये हमें समझ तो आता नहीं है, हमें तो हिंदी भाषा में समझाओ क्या बोल रहे हो, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला कि देखो इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए मुझे, हर किसी को आजादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो नेपोलियन जी दे रहे थे हमें, अब वो भी चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हाई क्लास के पास है, तो हमें क्यों कुछ गलत, मतलब क्यों कुछ कम दिया जाता है? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। भाई गवर्नमेंट बाय कंसेंट का मतलब गवर्नमेंट हम बनाएंगे, हमसे राय लेके, हमसे एडवाइस लेकर के गवर्नमेंट बनेगी। गवर्नमेंट ऐसे ही अपने आप नहीं बन सकती। आती है बात समझ में? सो ये लोग जो थे ना, इनको बोला गया था ज़ोल्वरीन। ये लोग जो थे न्यू मिडिल क्लास, इनको बोला गया था ज़ोल्वरीन। इन लोगों ने अपनी एक यूनियन बना ली थी, ज़ोल्वरीन यूनियन बोलते हैं, कस्टम यूनियन बोलते हैं। ये जो ज़ोल्वरीन लोग थे, यानी कि जो न्यू मिडिल क्लास लोग थे, इन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली थी, कस्टम यूनियन, इन 1834। और उस यूनियन में इन्होंने किया क्या था? इन्होंने ट्रेड बैरियर्स हटवा दिए थे। इसके अलावा में जो करेंसीज थी, अगर देखा जाए तो यूरोप के अंदर पहले अराउंड 30 करेंसीज यूज होती थी। करेंसी समझते हैं ना हम लोग, बेसिकली एक्सचेंज करने के लिए करेंसी चाहिए होती है। 30 करेंसीज थी, इन लोगों ने 28 करेंसीज उसमें से अबॉलिश कर दी थी। 2 करेंसी पे रह गया था कि अगर कहीं पे और जाके ट्रेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सेम करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? सो ये लोग कौन थे? ये लोग थे ज़ोल्वरीन। अगर ये लोग ज़ोल्वरीन थे तो इनके ये लोग ज़ोल्वरीन थे। ये लोग जो ज़ोल्वरीन थे, इन्होंने कस्टम यूनियन बनाया था। कस्टम यूनियन कब बना था? 1834। टैरिफ यानी कि जो टैक्सेस थे वो अबॉलिश कर दिए थे, और दूसरा ट्रेड बैरियर्स हटा दिए थे, और उसके अलावा में 28 आउट ऑफ 30 करेंसीज को अबॉलिश कर दिया था। ठीक है? जो दूसरे एरिस्टोक्रेसी लोग थे, जो दूसरे वाले लोग थे, उनको बोला गया था कंजर्वेटिज्म। ठीक है? वो कंजर्वेटिज्म थे, यानी कि वो अपने वही पुरानी भावनाएं, पुराने सोच वाले लोग थे कि भाई हम जैसे रह रहे हैं वैसे रहेंगे। तो वो किसकी साइड थे? वो थे ट्रीटी ऑफ वेना के साइड, यानी कि बर्बन डायनेस्टी के साइड, कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें उनका फायदा था। ये बात समझ क्लियर हुआ? तो स्ट्रक्चर समझ आया हम लोगों को। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एक नए मोड पे लेकर के आएंगे, लिबरलाइजेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर पढ़ेंगे। ठीक है? तो सीधा बात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए enjoy yourself.